चुनाव है पंजाब में, कुछ महीने बाद चुनाव है, तो बोला जाता है आम आदमी पार्टी बीजेपी के हाथ में खेल रही है, कोई बोलता है कांग्रेस के हाथ में खेल दिया है। ये कितनी सच्चाई है? देखिए, कांग्रेस के हाथ में तो नहीं खेल रही, ये तो मैं सत्य गारंटी के साथ में कह सकता किसके हाथ में खेल दी? हूँ। डेफिनेटली भाजपा के हाथ में खेल रही है। मतलब पहले इंडिया अगेंस्ट करप्शन का आंदोलन शुरू हुआ, आम आदमी पार्टी बाद में बनी थी। तो इंडिया अगेंस्ट करप्शन का जो आंदोलन था, तो उसके अंदर जो लोग डेटा एनालिटिक्स का काम कर रहे थे, जो उनका आईटी सेल संभाल रहे थे, वो आदमी कौन थे? वो जो भाई साहब जो थे, जो ये सारा काम कर रहे थे, वो गुजरात सरकार की एक कंपनी थी, गुजरात स्टेट इंफॉर्मेटिक्स लिमिटेड। तो गुजरात स्टेट इंफॉर्मेटिक्स लिमिटेड में जो आदमी डायरेक्टर है, इसका मतलब कि भाजपा का आदमी है। रामदेव भी उस वक्त थे, 35 रुपये लीटर इन्होंने बोला था पेट्रोल मिलेगा। उस वक्त किरण बेदी भी थे, उस वक्त अन्ना हजारे भी थे। चलो केजरीवाल सीएम का चेहरा बने, आज सीएम है। ये तीनों कहाँ हैं? ये तीनों दिखाई क्यों नहीं देते? जो दिखाई देना बंद हुए हैं वो खाली अन्ना हजारे बंद हुए थे, क्योंकि अन्ना हजारे केवल एक मुखौटा थे, जिनको ला करके ये पूरा प्रोपेगेंडा रचा गया था। जैसे हमारे घर में शादी ब्याह होते हैं, तो हम किसी घर में से किसी बूढ़े बुजुर्ग को सामने लेके आते हैं। बस वो बूढ़ा बुजुर्ग बेचारा वो 5 मिनट के रस्म के लिए सामने आता है, उसके बाद में वो कहाँ जाता है कोई नहीं पूछता उसको, नाम उसका लिखा जाता है। बस नाम उसका लिखा जाता है। तो वो जो आम आदमी पार्टी और भाजपा की जो शादी थी, उसके अंदर हजारे साहब वो बुजुर्ग थे, जो एक रस्म निभाने के लिए आए थे, और अब अपने घर में बैठे हैं, उन्हें किसी की कोई लोड नहीं है। उसका सारा पैसा किसका लगा था पैसा जब आंदोलन हुआ था ना? यार डेफिनेट अन्ना हजारे की जेब में तो पैसा था नहीं, ना उसका एक पैसा लगा था। किसने लगाया पैसा? पैसा तो डेफिनेटली भाजपा और संघ का ही पैसा लगा था। तो फिर आम आदमी पार्टी बाकी स्टेट में क्यों नहीं बन पाई? ये भी तो एक सवाल पैदा होता है। 2017 में पंजाब में क्या होता है कि उनको उतनी ही स्पेस दी गई है कि तुम इतने में संतुष्ट हो, इससे ज़्यादा नहीं। इससे ज़्यादा नहीं। और दूसरे स्टेट में भी तुम जाओ, प्रेशर वॉल की तरह काम करो, विपक्ष की तरह काम करो, हमारा जो मेन अपोजिशन है वो उसके वोट काटो, हमारे लिए फ़ायदेमंद सौदा रहो। क्या सीएम का कैंडिडेट है पंजाब के? अभी पंजाब के लोग तय करेंगे, पंजाब में जो एमएलए वो तय करेंगे, कि ये भी केजरीवाल ही तय करेंगे? और केजरीवाल को कौन बोलेगा भी ये सीएम होना चाहिए? पार्टी के जो अध्यक्ष हैं केजरीवाल जी, उनकी और भगवंत मान की इंटरनल इक्वेशंस क्या हैं? केजरीवाल जी भगवंत मान के ऊपर ट्रस्ट कर पाते हैं या नहीं कर पाते? यदि उनको लगेगा कि ये आदमी हमारे लिए प्रॉपर रबड़ स्टैम्प की तरह रहेगा, तो उन्हें सुनेगा। हाँ, तो उन्हें प्रोजेक्ट किया जाएगा। यदि उसे लगता है कि नहीं, इसके बजाय कोई और अच्छा रबड़ स्टैम्प हमें मिल सकता है, तो उसको सर्च करेंगे। फिर अगर आम आदमी पार्टी यहाँ पे प्रचार करती है, फिर बात वहीं पे आ जाती है, इसके पीछे पैसा कौन देगा? अगर आम आदमी पार्टी के पास फंड ही नहीं है, तो इसके पीछे पैसा लगाएगा कौन? अब भाजपा किसके ऊपर दांव खेलेगी? या तो अकाली दल के ऊपर दांव खेलेगी, या आम आदमी के ऊपर दांव खेलेगी। अकाली दल यदि भाजपा का सहयोगी नहीं होता, तब शायद वो आज की तारीख में एक टक्कर दे रहा होता कांग्रेस को। अब भाजपा के पास में ले दे करके केवल और केवल एक आम आदमी पार्टी बचती है। अब यदि कोई आदमी कहता है कि नहीं, आम आदमी पार्टी जो है वो कांग्रेस की भी टीम है, तो कांग्रेस को क्या फ़ायदा पंजाब के अंदर अपनी बी टीम उतारने का? 30 के 30 स्टेट में यदि आप भाजपा की सरकार बना करके बैठ जाओगे, तो जब केंद्र की राजनीति की बारी आएगी, तो पब्लिक का गुस्सा कहाँ निकलेगा? पब्लिक का गुस्सा उसी पार्टी पे निकलेगा ना जो स्टेट के अंदर मेजोरिटी में रहेगी। तो कोई भी समझदार आदमी चाह कर भी ये नहीं चाहेगा कि केंद्र में भी उसी की सरकार रहे और 30 के 30 राज्यों में भी उसकी सरकार रहे। वो ये चाहेगा कि 30 में से 15, 16, 18, 19 स्टेट में तो मेरी सरकार रहे, बाकियों में दूसरे लोगों की सरकार रहे। ताकि क्या है कि कल को यदि कोई आदमी बोले कि बिजली के भाव बढ़े हुए हैं जी, तो वो कहेगा मेरे यहाँ पे थोड़ी बढ़े हुए हैं, वहाँ भी तो देखो, वहाँ भी तो बढ़े हुए हैं, उधर वाले के तो मेरे से 25 पैसे ज़्यादा हैं, मेरे तो उससे उल्टे 10 पैसे कम है। तुम्हें बिजली महंगी लग रही है, तो जाओ पहले उस स्टेट में जाके दाम करके बताओ। किरण बेदी, बाबा रामदेव, ये भी चर्चा में तो उस वक्त। किरण बेदी अपना जो उन्होंने किया उसका रिवार्ड उन्हें मिल चुका। वो लेफ्टिनेंट गवर्नर, उपराज्यपाल रह चुकी। जो उनका कैरियर का जो पीक जो उन्हें मिलना था, उन्हें मिल चुका। तो एक बार जो आदमी अपने कैरियर के पीक पे जाता है, उसके बाद में कहाँ जाता है? वो नीचे ही आता है, फिर वो और उससे ज़्यादा तो ऊपर जा नहीं सकता। बाबा रामदेव जी, बाबा रामदेव भी अपना कैरियर पे जो उनका पीक है, मतलब बिजनेस में जो उनका पीक है, वो पीक पॉइंट तो वो अचीव कर ही चुके हैं। आप यूँ देख लो कि अंबानी अडानी के बाद में नंबर 3, 4, 5 पर, तो मतलब टॉप 5 में तो बाबा रामदेव आ ही रहे हैं। टॉप 5 में नहीं आ रहे होंगे तो शायद टॉप 10 में तो आ ही रहे हैं।
अन्ना हजारे को फिर क्या मिला इस मूवमेंट से? अन्ना हजारे को जो उनका लेवल स्टेटस था उसके अकॉर्डिंग उन्हें बहुत अच्छी चीज़ें मिली हुई हैं। और क्या चाहिए? आज़ादी के आंदोलन में गांधी जी का रोल बहुत बड़ा रोल था। आज़ादी हुई, गांधी जी खत्म, अन्ना बेचारे तो आज भी जिंदा है। ये रिवार्ड उनके लिए क्या कम है जो जिंदा है? ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀਓਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਜੀਓਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਨ 2012 ਦੀ, ਜਦੋਂ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਨੇ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ ਉੱਤੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਈ ਕਿਵੇਂ, ਬਣੀ ਕਿਵੇਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਕੀ ਸਨ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪੋਗੰਡਾ ਥਰੂ ਆਈ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਤੱਥ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਸ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਨਵਨੀਤ ਚਤੁਰਵੇਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ करने ਆ। नवनीत जी, पंजाब न्यूज़ से ਤੁਹਾਡਾ बहुत बहुत स्वागत है। सत श्रीकाल। मैंने आपसे लास्ट बार भी इंटरव्यू किया था, आपने काफ़ी कुछ एक्सप्लेन किया कैसे राजनीति चलती है, कैसे राजनेता या किसी लीडर को बनाया जाता है, किसी को पीएम का आपने जिक्र किया किताब में, किसी को एमपी का जिक्र किया, तो किताब में इसमें भी काफ़ी कुछ लिखा हुआ है। आज बात करेंगे आम आदमी पार्टी के ऊपर। काफ़ी कुछ लिखा हुआ आपने, ये आम आदमी पार्टी बन कैसे की, इसके पीछे मकसद क्या था? देखिए, आम आदमी पार्टी को बने हुए तो आज करीबन 10 साल हो रहे हैं। आम आदमी पार्टी के जो नेता जो आपको आज नज़र आ रहे हैं, आप उनको फ्लैशबैक में जाके देखो कि वो 2011 से पहले जब अन्ना आंदोलन शुरू नहीं हुआ था, उससे पहले उनका क्या बैकग्राउंड था, क्या उनके पीछे भीड़ आती थी, क्या उनका इतना बड़ा मीडिया में उनका फेस वैल्यू था, नहीं था। एकदम से सडनली बन गया। किसने बनाया? अपने आप ने तो नहीं बनाया ना। आज आप मीडिया में हैं, आप चंडीगढ़ में जाते हैं, कई तरह के लोगों का आप इंटरव्यू करते हैं, आप खुद एनालिसिस करते होंगे कि आज से 4 साल पहले इस आदमी जो भी किसी भी आदमी के ऊपर आप एग्जांपल करके देख लीजिए कि आज से 4 साल पहले वो अखबारों में कितना छपता था, आज कितना छप रहा है, और उसको मीडिया कितना स्पेस पहले देती थी, कितना आज दे रही है, उसके अंदर प्लस माइनस कितना हुआ है। यदि आपको किसी भी आदमी की प्रोफाइल के अंदर यदि आपको 100% 200% यदि आपको राइज नज़र आती है, इसका सीधा सा मतलब है कि वो अपना पेड मीडिया प्रमोशन करवा रहा है। वो नेचुरल मीडिया प्रमोशन तो उसका हो ही नहीं रहा है। और मीडिया प्रमोशन यदि पेड हो रहा है तो डेफिनेटली सी बात है कोई ना कोई तो पे कर रहा है। तो आम आदमी पार्टी फिर कैसे आ गई? आपने जिक्र भी किया हुआ है अन्ना हजारे का आंदोलन में लेके विवेकानंद फाउंडेशन को भी लेके आपने इस किताब में जिक्र किया हुआ है। हाँ, अन्ना आंदोलन में जो लोग आपने नाम ले रहे हैं, आप उन सब की आप पुराना बैकग्राउंड आप देखोगे तो किसी भी आदमी की हैसियत नहीं थी कि उसके साथ में 20 आदमी भी खड़े हो जाए। तो वो आ कैसे गए, फिर आंदोलन हो कैसे गया? कैसे क्या? दिस इज कॉल्ड सुपर नेचुरल पावर। सुपर नेचुरल पावर का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे कोई परमात्मा ने आके उनको ऊपर से पावर दी है। दिस इज यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि ये जियोपॉलिटिक्स है, ये बाहर की एजेंसीज हैं जो इतनी पेशेवर हैं कि आज तक हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की एजेंसीज को पता नहीं लग रहा कि किसान आंदोलन के पीछे ऐसी कौन सी पावर है जो इस पूरे मूवमेंट को एक डिसिप्लिन्ड वे में, ऑर्गेनाइज्ड वे में करवा रही हैं, और सब कुछ एक स्मूथ डायरेक्शन में और एक तय रणनीति के तहत चल रहा है। कठपुतली का जो नाच होता है ना, कठपुतली के नाच में कठपुतली को खुद नहीं पता होता कि उसे कौन नचा रहा होता है। कठपुतली का नाच शायद आपने नहीं देखा होगा। तो चलो आम आदमी पार्टी के ऊपर वापस आते हैं। वो विवेकानंद फाउंडेशन का भी जिक्र कर रहे थे, वहां से शुरुआत करते हैं। तो अब ये जो आम आदमी पार्टी बनी, सरकार आ गई, सब कुछ हो गया। अब चलो मैंने बताया कि विवेकानंद फाउंडेशन था, वो इस तरह से डायरेक्ट कर रहा था। खुद जब ये सारा कार्यक्रम हो रहा था, इंडिया अगेंस्ट करप्शन का आंदोलन चल रहा था, 35 रुपये में पेट्रोल डीजल मिल रहा था, सबको 15-15 लाख रुपए मिल रहे थे, तो खुद मैं भी उस प्रोपेगेंडे का शिकार था।
मैं भी सोच रहा था कि हो पता नहीं 2014 में सत्ता बदलेगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा, जन लोकपाल आएगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो जो एक प्रोफेशनली वेल मैनेज जो प्रोपेगेंडा होता है ना, वो एक आम आदमी की सोचने समझने की शक्ति को एकदम से निकाल करके उसको उस डायरेक्शन में मूव कर देता है। जिसको मतलब साइकोलॉजिकल वार इसको बोला जाता है, इन सब चीज़ों को। तो उस टाइम पे वो चीज़ें नहीं समझ में आ रही थी कि ऐसा नहीं था कि उस टाइम में फॉरेन एजेंसीज नहीं थी या विवेकानंद फाउंडेशन नहीं था। छोटे मोटे एक आध जगह कुछ एक चीज़ें आती थी कि हाँ कोई विवेकानंद फाउंडेशन है। आज जब मैंने ये इन चीज़ों को पढ़ा समझा, मैंने किताब निकाली, तो लोग बोलते हैं हाँ हाँ विवेकानंद फाउंडेशन सब कुछ मैनेज कर रहा है, विवेकानंद फाउंडेशन से सब हुआ है, इसी तरह से सब हुआ है। तो आज जो दौर चल रहा है, आज वही दौर रिपीट एक तरह से चल रहा है। ये शायद आज के 2 साल बाद में, 3 साल बाद में कभी ये चीज़ें बाहर आएँ कि ये सब जो आज हो रहा है वो उनके पीछे कौन था या इसका आगे का मूवमेंट क्या होगा। तो किसानी आंदोलन का जो भविष्य है वो ये बताएगा कि इस आंदोलन के पीछे कौन है। तो सेम पैटर्न चलता है आम आदमी पार्टी का। तो प्रेशर वाल्व बनाए जाते हैं हमारी सोसाइटी के अंदर। प्रेशर वाल्व का मतलब ये होता है कि जब सरकार के अंदर कोई किसी चीज़ को लेके एंगर चल रहा हो, गुस्सा चल रहा हो, तो प्रेशर वाल्व की तरह से आप कुछ आदमी या कुछ एजेंसीज आप खड़े कर दो जो पब्लिक का गुस्सा शांत कर दे। तो पब्लिक का गुस्सा शांत करने के लिए सरकारें जो हैं वो इस तरह के प्रेशर वाल्व्स क्रिएट करती हैं, जो कि कभी पब्लिक की तरफ से बात करती हैं, कभी सरकार के पक्ष में बात करती हैं, तो कभी इधर लुढ़कती हैं, कभी उधर लुढ़कती हैं, जिनका कोई स्टैंड क्लियर नहीं होता और वो प्रेशर वाल्व की तरफ दोनों तरफ बैलेंस बनाए हुए रखती हैं। तो आम आदमी पार्टी फिलहाल अभी वही प्रेशर वाल्व वाला काम कर रही है। अच्छा, जैसे बोला जाता है कोई अभी चुनाव है पंजाब में, कुछ महीने बाद चुनाव है, तो बोला जाता है आम आदमी पार्टी बीजेपी के हाथ में खेल रही है, कोई बोलता है कांग्रेस के हाथ में खेल दिया है। तो ये कितनी सच्चाई है? देखिए कांग्रेस के हाथ में तो नहीं खेल रही, ये तो मैं शर्तिया गारंटी के साथ में कह सकता हूँ। तो किसके हाथ में खेल दी है? डेफिनेटली भाजपा के हाथ में खेल रही है। कैसे? वही तो सवाल है ना, कैसे? जैसे आंदोलन चला, उसके बाद चुनाव हो जाते हैं, पीएम नरेंद्र मोदी बन जाते हैं, तो फिर ये सारा कैसे हुआ? मैं बताता हूँ आपको। आप थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाइए। आम आदमी पार्टी ने अपना इंडिया अगेंस्ट करप्शन का आंदोलन शुरू किया। मतलब पहले इंडिया अगेंस्ट करप्शन का आंदोलन शुरू हुआ, आम आदमी पार्टी बाद में बनी थी। तो इंडिया अगेंस्ट करप्शन का जो आंदोलन था, तो उसके अंदर जो लोग डेटा एनालिटिक्स का काम कर रहे थे, जो उनका आईटी सेल संभाल रहे थे, वो आदमी कौन थे? वो जो भाई साहब जो थे, जो ये सारा काम कर रहे थे, वो गुजरात सरकार की एक कंपनी थी, गुजरात स्टेट इन्फॉर्मेटिक्स लिमिटेड। तो गुजरात स्टेट इन्फॉर्मेटिक्स लिमिटेड में जो आदमी डायरेक्टर है, इसका मतलब कि भाजपा का आदमी है, इसका मतलब मोदी जी का आदमी है। वही आदमी आके इंडिया अगेंस्ट करप्शन का यदि आईटी सेल का हेड बन के बैठा हुआ हो, उनका डेटा एनालिटिक्स चला रहा हो, तो समझ जाओ इंडिया अगेंस्ट करप्शन को कौन चला रहा है। ये आपको कहीं प्रूफ मिले हैं कागज के तौर पे? इनका प्रूफ मिला है। मैंने इसको मेरी जो जियोपॉलिटिक्स पार्ट 2 है, इसके अंदर मैंने इसको कंक्लूड किया है, मैंने इस चैप्टर को मैंने। तो अभी जो चल रहा है आम आदमी पार्टी में, अभी कोई सवाल भी उठा रहे हैं कि सारे एमपी जो दिल्ली में हैं वो तो भाजपा के हैं, तो एमएलए कैसे बन गए आम आदमी पार्टी के? देखो मैं आपको बताता हूँ आपको कि एक प्रेशर वाल्व बनाया जाता है। प्रेशर वाल्व ऐसे कि जब देश के अंदर आपका एक फेडरल स्टेट है, 30 स्टेट हैं, 30 के 30 स्टेट में यदि आप भाजपा की सरकार बना करके बैठ जाओगे, तो जब केंद्र की राजनीति की बारी आएगी तो पब्लिक का गुस्सा कहाँ निकलेगा? पब्लिक का गुस्सा उसी पार्टी पे निकलेगा ना जो स्टेट के अंदर मेजोरिटी में रहेगी। तो कोई भी समझदार आदमी चाह कर भी ये नहीं चाहेगा कि केंद्र में भी उसी की सरकार रहे और 30 के 30 राज्यों में भी उसकी सरकार रहे। वो ये चाहेगा कि 30 में से 15, 16, 18, 19 स्टेट में तो मेरी सरकार रहे, बाकियों में दूसरे लोगों की सरकार रहे। ताकि क्या है कि कल को यदि कुछ कोई आदमी बोले कि बिजली के भाव बढ़े हुए हैं जी, तो वो कहेगा मेरे यहाँ पे थोड़ी बढ़े हुए हैं, वहाँ भी तो देखो, वहाँ भी तो बढ़े हुए हैं, उधर वाले के तो मेरे से 25 पैसे ज़्यादा हैं, मेरे तो उससे उल्टा 10 पैसे कम है। तुम्हें बिजली महंगी लग रही है तो जाओ पहले उस स्टेट में जाके दाम करके बताओ। अब कोई कहेगा जी पेट्रोल डीजल के भाव महंगे हैं, तो कहेगा अच्छा हमारे यहाँ पे महंगे दिख रहे हैं, तुम्हारे स्टेट में देखो हमारे वाले से भी 1 रुपये महंगा है, जाओ पहले वहाँ पे कम करो। तो फुटबॉल जो है
वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट से तीसरे स्टेट के बीच में घूमती है। न तो बिजली के दाम कम होते हैं, न पेट्रोल डीजल के भाव कम होते हैं, न गैस के भाव कम होते हैं। अब वो कहेगा जी कि मैं क्या करूं जी, ये तो इंटरनेशनल एजेंसियां जो हैं वो तेल के भाव कंट्रोल करती हैं, हम क्या करें। तो कहोगे कि भाई स्टेट गवर्नमेंट अपना स्टेट लेवल का जो जीएसटी है, टैक्स है, वो कम करे। अब स्टेट गवर्नमेंट यदि अपना स्टेट लेवल का टैक्स यदि पेट्रोल डीजल पर से कम करती है, तो उधर से सेंट्रल वाले एक्साइज ड्यूटी बढ़ा देते हैं, तो बात बराबर होगी। तभी वो तभी आम आदमी पार्टी दिल्ली में है कि अगर वो कल को बात उठाएं तो बोल सकें बीजेपी वाले। यस। तो क्या होता है कि वो जो प्रेशर वाल्व है, यदि दिल्ली के अंदर में भी, यदि दिल्ली में भी मान लीजिए बीजेपी की सरकार होती, तो कल को दिल्ली में कोई भी समस्या हो तो सबसे पहले भाजपा के कटघरे में खड़ी हो जाएगी। तो खुद को कटघरे में से बाहर निकलने के लिए दूसरी बात यह है कि आपको चुनाव लड़ना है। आपको चुनाव लड़ना है, जब आप सत्ता पक्ष में आ जाएंगे तो आपको विपक्ष की आदत भी तो पड़ी रहनी चाहिए ना। तो सामने भी कोई होना चाहिए ना। सामने भी कोई होना चाहिए। तो मतलब यूं समझ लीजिए कि दिल्ली प्रदेश भाजपा को प्रैक्टिस दी गई है कि तुम अभी नेट प्रैक्टिस करो, देखो विपक्ष की राजनीति कैसे की जाती है। तो वो विपक्ष की राजनीति कर रहे हैं। अच्छा ननी जी, एक और बड़ा सवाल है। रामदेव भी उस वक्त थे, 35 रुपए लीटर इन्होंने बोला था पेट्रोल मिलेगा। उस वक्त किरण बेदी भी थे, उस वक्त अन्ना हजारे भी थे। चलो केजरीवाल सीएम का चेहरा बने, आज सीएम है। ये तीनों कहाँ हैं? ये तीनों दिखाई क्यों नहीं देते? देखो ये कुछ जो दिखाई देना बंद हुए हैं वो खाली अन्ना हजारे बंद हुए थे, क्योंकि अन्ना हजारे केवल एक मुखौटा थे जिनको ला करके ये पूरा प्रोपेगेंडा रचा गया था। जैसे हमारे घर में शादी ब्याह होते हैं तो हम किसी घर में से किसी बूढ़े बुजुर्ग को सामने लेके आते हैं। बस वो बूढ़ा बुजुर्ग बेचारा वो 5 मिनट के रस्म के लिए सामने आता है, उसके बाद में वो कहाँ जाता है कोई नहीं पूछता उसको, नाम उसका लिखा जाता है। बस नाम उसका लिखा जाता है। तो वो जो आम आदमी पार्टी और भाजपा की जो शादी थी उसके अंदर हजारे साहब वो बुजुर्ग थे जो एक रस्म निभाने के लिए आए थे, और अब अपने घर में बैठे हैं, उन्हें किसी की कोई लोड नहीं है। तो उसका सारा पैसा किसका लगा था पैसा जब आंदोलन हुआ था ना? याद है? डेफिनेट अन्ना हजारे की जेब में तो पैसा था नहीं, ना उसका एक पैसा लगा था। तो किसने लगाया पैसा? पैसा तो डेफिनेटली भाजपा और संघ का ही पैसा लगा था। उन्होंने अगर भाजपा का आप बोल रहे हो जैसे पैसा लगा हुआ था आम आदमी पार्टी के ऊपर, तो फिर आम आदमी पार्टी बाकी स्टेट में क्यों नहीं बन पाई? ये भी तो एक सवाल पैदा होता है। 2017 में पंजाब में क्या होता है कि उनको उतनी ही स्पेस दी गई है कि तुम इतने में संतुष्ट रहो, इससे ज्यादा नहीं। इससे ज़्यादा नहीं। और दूसरे स्टेट में भी तुम जाओ, प्रेशर वॉल की तरह काम करो, विपक्ष की तरह काम करो, हमारा जो मेन अपोजिशन है वो उसके वोट काटो, हमारे लिए फ़ायदेमंद सौदा रहो। अभी जैसे पंजाब में 2017 में एमएलए बन गए थे, विरोधी में आ गई थी सत्ता में, आ गए थे विरोधी सत्ता में। तो अभी 2022 में चुनाव में फिर तो क्या लगता है आम आदमी पार्टी अभी क्या करेगी फिर आगे जाके? भगवंत मान जो है कोई बोल रहे हैं कि सीएम का कैंडिडेट होना चाहिए। मेरा स्पष्ट सवाल है, क्या सीएम का कैंडिडेट पंजाब के अभी पंजाब के लोग तय करेंगे, पंजाब में जो एमएलए वो तय करेंगे, कि ये भी केजरीवाल ही तय करेंगे? और केजरीवाल को कौन बोलेगा भी ये सीएम होना चाहिए? बताता हूँ आपको कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो ये बोलता है कि विधायक अपना नेता चुनेंगे, सांसद अपना नेता, प्रधानमंत्री चुनेंगे, विधायक अपना नेता चुन के मुख्यमंत्री तय करेंगे। ये किताबी बातें हैं। प्रैक्टिकली क्या होता है कि जो पार्टी आला कमान होता है वो तय करता है कि किसको मुख्यमंत्री बनाना है, किसको प्रदेश अध्यक्ष बनाना है। बाकी के लोगों की मजबूरी है यसमैन बने रहना। यदि वो यसमैन नहीं रहेंगे तो पार्टी से बाहर चले जाएंगे। अभी क्या लगता है 2022 में क्या परफॉर्म कर पाएगी आम? डिपेंड करता है कि जो पार्टी के जो अध्यक्ष हैं केजरीवाल जी, उनकी और भगवंत मान की इंटरनल इक्वेशंस क्या हैं। केजरीवाल जी भगवंत मान के ऊपर ट्रस्ट कर पाते हैं या नहीं कर पाते। यदि उनको लगेगा कि ये आदमी हमारे लिए प्रॉपर रबड़ स्टैम्प की तरह रहेगा तो उन्हें सुनेगा। हाँ, तो उन्हें प्रोजेक्ट किया जाएगा। यदि उसे लगता है कि नहीं, इसके बजाय कोई और अच्छा रबड़ स्टैम्प हमें मिल सकता है, तो वो उसको सर्च करेंगे। देखिए सीधा आप बात कहना चाहते हो, जो उनके इशारे पे दिल्ली पे नाचेगा वही पंजाब में सीएम का चेहरा होगा? पंजाब में देखिए, भाजपा और कांग्रेस दोनों में, आप दोनों पार्टियों को ले लीजिए, किसी एक पार्टी को क्यों बात करें जब हमें न्यूट्रल होकर बात करनी है। भाजपा और कांग्रेस दोनों में हिस्ट्री रही है कि जो आलाकमान है, पार्टी हाईकमान है, वो तय करता है कि भाई मुख्यमंत्री कौन बनेगा, प्रदेश अध्यक्ष कौन बनेगा। इवन मुख्यमंत्री की कैबिनेट में मंत्री कौन कौन बनेगा वो भी पार्टी आलाकमान तय करते हैं। वो पंजाब में अगर सीएम बना कोई,
पंजाब का सीएम तय नहीं कर पाता? एक एक्सटेंट तक वो तय कर पाता है। यदि मैं आपको सेंटर की बात बताऊं, तो हमारे जो सांसद हैं, दिल्ली के अंदर आप चले जाओ, भाजपा के 300 सांसद हैं। वो 300 सांसद अपनी पसंद से अपना ड्राइवर नहीं रख सकता, वो अपनी पसंद से अपना पियून नहीं रख सकता, वो अपनी पसंद से अपना पीए नहीं रख सकता। उसके लिए भी पीओ में अप्रूव करता है कि हाँ, इसको रखो, इसको मत रखो। अब जैसे आम आदमी पार्टी की हम बात कर रहे हैं, तो अभी आम आदमी पार्टी को लेके भी जैसे फंड की बात आती है, वो कहते भी लोगों का पैसा है। पंजाब ने तो एनआरआई जो बैठे हैं उन्होंने भी फंड दिया, पंजाब के लोगों ने भी फंड दिया। अभी भी कहीं ना कहीं चर्चा हो जाती है, अभी कांग्रेस भी देख ली और अकाली दल भी देख ली, तो भी क्यों ना आम आदमी पार्टी को लेके आया जाए। फिर अगर आम आदमी पार्टी यहाँ पे प्रचार करती है, फिर बात वहीं पे आ जाती है, इसके पीछे पैसा कौन देगा? अगर आम आदमी पार्टी के पास फंड ही नहीं है तो इसके पीछे पैसा लगाएगा कौन? देखिए, पंजाब पंजाब के अंदर जो करंट सिचुएशन है, उसके अंदर भाजपा की ज़मीन तो खाली हो चुकी है। तो अब भाजपा किसके ऊपर दाँव खेलेगी? या तो अकाली दल के ऊपर दाँव खेलेगी, या आम आदमी के ऊपर दाँव खेलेगी। अकाली दल यदि भाजपा का सहयोगी नहीं होता, तब शायद वो आज की तारीख में एक टक्कर दे रहा होता कांग्रेस को। अब भाजपा के पास में ले दे करके केवल और केवल एक आम आदमी पार्टी बचती है। अब यदि कोई आदमी कहता है कि नहीं, आम आदमी पार्टी जो है वो कांग्रेस की बी टीम है, तो कांग्रेस को क्या फ़ायदा पंजाब के अंदर अपनी बी टीम उतारने का? किसी भी आप समझदार आदमी से पूछ लो कि यदि आम आदमी पार्टी कांग्रेस की बी टीम है, तो कैप्टन को या सिद्धू को क्या फ़ायदा होना है आम आदमी पार्टी से? नुकसान ही होना है उन्हें तो। तो फायदा फ़ायदा भाजपा को हो रहा है। मेरा एक आखिरी सवाल है, जो अन्ना हज़ारे ने मूवमेंट चलाई थी लोकपाल बिल को लेके, उस वक्त काफ़ी लोग जुड़ भी गए थे, क्या वो लोगों के साथ धोखा था? डेफिनेटली धोखा ही था। अभी लोग वो सोच भी रहे होंगे। नहीं, अब तो लोकपाल तो मतलब बना हुआ है। उन्होंने आंदोलन किया था, तो मनमोहन सिंह सरकार ने जाते-जाते एक लोकपाल का कानून बना करके गए थे, और ज़ाहिर-सी बात है कि जो उन्होंने लोकपाल जो बनाया था, वो शायद अकॉर्डिंगली जो हज़ारे जी जो अपना प्लान लेके चल रहे थे, उसके अकॉर्डिंग नहीं बनाया होगा। कुछ चीज़ें मानी होंगी, कुछ चीज़ें नहीं मानी होंगी, लेकिन लोकपाल अभी इंडिया में एग्ज़िस्ट कर रहा है। और जस्टिस एक घोष साहब हैं, वो अभी हमारे लोकपाल ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं अभी। अच्छा, मेरा एक आखिरी सवाल है, अभी अन्ना हज़ारे ने मूवमेंट की थी, अभी 8-9 साल हो गए हैं। अभी लोग पूछते हैं क्या ये जो सोए हुए अन्ना हज़ारे अब जागेंगे? अब तो किसान भी 9 महीने से बैठा हुआ है, क्या अब जाग पाएंगे? अब पूछेंगे अन्ना हज़ारे जाके नरेंद्र मोदी से भी अभी देश में क्या चल रहा है, देश में प्रोटेस्ट हो रहे हैं हर जगह के ऊपर, तो अब पूछेंगे? सवाल बनता है अब अन्ना हज़ारे का पूछने के लिए? नहीं, अब कोई स्टैंड नहीं बनता, वो रूल्ड आउट हो चुके हैं, क्वेश्चन आउट है उनका। आम आदमी अपनी भड़ास उतारने के लिए सोशल मीडिया पे अन्ना हज़ारे का नाम बेशक ले ले, बाकी वो क्वेश्चन से बाहर हैं। अब उनके हाथ में कुछ नहीं है। उनके हाथ में अब कुछ भी नहीं। किरण बेदी, बाबा रामदेव, ये भी चर्चा में थे उस वक्त। किरण बेदी अपना जो उन्होंने किया उसका रिवार्ड उन्हें मिल चुका। वो लेफ्टिनेंट गवर्नर, उपराज्यपाल रह चुकी। जो उनका करियर का जो पीक जो उन्हें मिलना था वो उन्हें मिल चुका। तो एक बार जो आदमी अपने करियर के पीक पे जाता है, उसके बाद में कहाँ जाता है? वो नीचे ही आता है, फिर वो और उससे ज़्यादा तो ऊपर जा नहीं सकता। बाबा रामदेव जी को बाबा रामदेव भी अपना करियर पे जो उनका पीक है, मतलब बिजनेस में जो उनका पीक है, वो पीक पॉइंट तो वो अचीव कर ही चुके हैं। आप यूँ देख लो कि अंबानी अडानी के बाद में नंबर 3, 4, 5 पर, तो मतलब टॉप 5 में तो बाबा रामदेव आ ही रहे हैं। टॉप 5 में नहीं आ रहे होंगे तो शायद टॉप 10 में तो आ ही रहे हैं। तो अन्ना हज़ारे को फिर क्या मिला इस मूवमेंट से? अन्ना हज़ारे को जो उनका लेवल स्टेटस था, उसके अकॉर्डिंग उन्हें बहुत अच्छी चीज़ें मिली हुई हैं, और क्या चाहिए। इन्होंने काम कर दिया था बीजेपी का, अगर आपके हिसाब से, आपकी किताब के हिसाब से देखें तो। देखिए, यदि मैं आपको एक बात बोलूं कि आज़ादी के आंदोलन में गांधी जी का रोल, बहुत बड़ा रोल था। आज़ादी हुई, गांधी जी खत्म, अन्ना बेचारे तो आज भी जिंदा है। ये रिवार्ड उनके लिए क्या कम है जो जिंदा है? ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਬਸ ਸੁਣੀਏ, ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਗੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚਰਚਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰੋ ਦਿਖਾਇਆ, ਸਾਰੀ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ जियो पॉलिटिक्स दूसरा भाग भी आ जाएगा। नवनीत जी, दूसरा इसका पार्ट कब आएगा? दूसरे पार्ट में मेरे साथ में एक दुविधा है, क्योंकि जब मैंने पहला पार्ट लिखा तब यकीन मानिए मेरे को खुद को भी नहीं पता था कि ये रीडर्स को इतना पसंद आ जाएगी कि किताब सुपर हिट हो जाएगी।
तो जब एक किताब आपकी सुपर हिट हो जाती है, जब आपको उसका सेकंड वॉल्यूम लाना होता है, तो आपके ऊपर एक बहुत बड़ा प्रेशर होता है। प्रेशर होता है आपके जो रीडर्स होते हैं उनकी अपेक्षाओं के ऊपर खरा उतरना। तो अब जो रीडर्स जिसने मेरा पहला पार्ट पढ़ रखा है, यदि वो दूसरा पार्ट पढ़ेगा, तो दूसरा पार्ट पढ़ के यदि वो ये जब तक ये ना कहे कि वाह मज़ा आ गया, ये तो पहले पार्ट से भी बड़ी जानदार थी, तब तो मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट होगा। यदि वो ये कहेगा नहीं यार सेकंड पार्ट तो एकदम मज़ा नहीं आया, बेकार था, बोगस था, मुझे खुद को अच्छा नहीं लगेगा। तो उस वजह से मुझे ये लग रहा है कि शायद जो मेरे रीडर्स हैं और रीडर्स का जो एक इंटेलेक्चुअल लेवल है, क्योंकि मेरे साथ में बहुत सारे पाठक जुड़े हुए हैं जो व्हाट्सएप पे, मैसेंजर पे मेरे को तरह तरह की एडवाइस, तरह तरह के हिंट्स, तरह तरह के सवाल मशवरे मुझे देते रहते हैं। कुछ नया लेके आओगे आप? मतलब मुझे ये लगता है कि मेरे रीडर्स में से सैकड़ों ऐसे रीडर्स हैं जो जियो पॉलिटिक्स में, इंटरनेशनल रिलेशंस में अच्छा दखल रखते हैं, उनकी अच्छी समझ है। तो मतलब मुझे उनके साथ में थोड़ा-सा जस्टिफ़िकेशन देना है, तो मैं जल्दबाज़ी से ऐसी कोई चीज़ मैं नहीं लाना चाहता कि जिससे मतलब रीडर्स को ये लगे कि वो कोई क्वालिटी के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ ਹੈ ਜੀਓ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜੇ ਸਾਰੀ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪਾਰਟ 2 ਵੀ ਜਲਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੀਓ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਪਹਿਲੇ ਭਾਗ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਭਾਗ ਤੱਕ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ, ਪੇਜ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ, ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ।